तो चलिए बच्चों, ये अपना सेकेंड लेक्चर है या सेकेंड वीडियो है कह सकते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था उसके टूल्स क्या क्या रहेंगे और हमने जाना था कि जो अपना वेक्टर रहेगा, वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं और वेक्टर के पास क्या कैरेक्टर होने चाहिए ताकि हम उसको वेक्टर के लिए क्या करें, चुने, है ना, चूज करें। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, प्रोसीजर ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके कुल मिलाकर के आपके पास 7 स्टेप हैं। इसके 7 स्टेप में एक एक स्टेप का अपना अपना बहुत मतलब होता है, समझना है इसको। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए हमको आइसोलेट करना है किससे, जो भी हमारा सोर्स सेल होगा। सोर्स सेल मतलब जिस सेल के पास हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा, मतलब जो हमारे पास जिस चीज की कमी होगी वो चीज की कमी उसके पास होगी, मतलब कि उसके पास वो वाला जीन होगा ना, तो वो जीन हमको निकालना है उससे। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सोर्स। तो सोर्स से क्या करेंगे, हम पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से हम उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, या कोई प्लांट है या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो उससे उसका डीएनए क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो वही है फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये कौन सा वाला डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए। उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए। क्यों कटिंग, डीएनए को कटिंग करने की क्या जरूरत है। देखिए, मान लो डीएनए इतना बड़ा है पर इतने सारे डीएनए में मुझे पूरा डीएनए की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ इसके जीन चाहिए। तो मेरे काम का जो जीन रहेगा ना, डिजायर्ड जीन जिसको मैं बोलता हूँ, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरा कट कर दूंगा। किससे कट करूंगा, आरई से कट करूंगा। आरई मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से, और कट करके अपने काम का चीज से निकाल लूंगा मैं। तो ये मेरा हो जाएगा कटिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। देखो, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है क्या करना, साइज बढ़ाना, एक प्रकार से एम्प्लीफाई करना ये कह सकते हैं। और या तो फिर ये कह सकते हैं कि इसका कॉपी नंबर तैयार करना, डीएनए का कॉपी नंबर तैयार करना, है ना। क्योंकि एक डीएनए काम होगा नहीं, अपने को और भी डीएनए उसके चाहिए, सेम सेम और भी डीएनए चाहिए। तो देखेंगे उसको। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। जब हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा तो उसके बहुत सारे कॉपी बन जाएंगे। अब उस डीएनए को, इन डिजायर्ड डीएनए जो हमको मिला है उसका सेगमेंट, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वेक्टर के साथ मर्ज कर देंगे और मर्ज करके क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। अब याद करो, मर्ज करने के बाद में क्या बताया था, उसको कहाँ डालते हैं, होस्ट में डालते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल, होस्ट में डालेंगे। होस्ट अलग अलग रहता है, बैक्टीरिया है, मतलब होस्ट किसके हिसाब से रहता है हमारा, वेक्टर के अकॉर्डिंग हम होस्ट देते हैं अपना। ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट भी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है ना। तो हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट को अपन क्या करेंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट में है अपना ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोडक्ट। अपने को डिजायरेबल प्रोडक्ट लास्ट में अपने को ऑब्टेन करना है। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं। पहला क्या है अपना आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमको सेल में जाना है, और सेल के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो सबसे पहले सेल को क्या करेंगे हम लोग, लाइसिस बाय लाइजिंग एंजाइम। जो लाइजिंग एंजाइम रहेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प से सेल को लाइज करेंगे। अब देखो, लाइजिंग एंजाइम क्या है, वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, प्रोटीएस, पेक्टिनेस, लाइपेस, लाइसोजाइम। तो डिपेंड करता है कि कौन सा अपना सोर्स सेल है, उसके हिसाब से हम लाइजिंग एंजाइम को यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो डीएनए रहेगा वो तो टूट जाएगा। आप क्या करेंगे, अब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी ऐसे मशीन आती है, ऐसा, ठीक है, मशीन आता है, उसमें अलग अलग चेंबर में क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब रखे होते हैं। और हम क्या करते हैं, उसमें इस डीएनए के पूरे टुकड़े जो रहेंगे या जो भी सेल है उसको हम उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे और घुमा देंगे। 100 आरपीएम में घुमा देंगे, है ना। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। 1000 में घुमाएंगे, 100 में तो कुछ नहीं हो पाएगा, 1000 में घुमाएंगे। यानी एक मिनट में 1000 टाइम ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी घूमेगा। जब घूमेगा ना तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल रहेगा, हैवी पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल रहेगा वो ऊपर में फ्लोट करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है किसका, सेंट्रीफ्यूजन का। ठीक है, तो ये अब देखो एडिशन क्या है, एडिशन। इसके बाद एडिशन ऑफ प्रोटीएस एंड आरएनएस टू रिमूव। मतलब प्रोटीन जो रहेगा डीएनए का, भाई हमको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसके साथ में एक प्रोटीन भी होता है। कौन सा प्रोटीन पता है आपको, हिस्टोन नाम का प्रोटीन। अब उस हिस्टोन प्रोटीन को हमको हटाना है, और साथ में कुछ आरएनए भी रहते हैं, उनको भी हमको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको प्रोटीएस से और आरएनए से क्या करना है, उसको ट्रीट करेंगे। तो उससे प्रोटीएस से करोगे तो प्रोटीन हट जाएगा, और आरएनए से करोगे तो आरएनए हट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए बाय चिल्ड इथेनॉल। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग चिल्ड ठंडा ठंडा इथेनॉल मिलाएंगे ताकि उसका प्रेसिपिटेशन हो जाए, किसका, डीएनए हमको वहां से अलग मिल जाए। और फिर स्पूलिंग, स्पूलिंग का मतलब होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करना। हम वहां से सेपरेट डीएनए निकालेंगे। पर एक दिक्कत ये है कि उस सेपरेट डीएनए में ना हमारे काम का भी चीज है, और क्या बोलते हैं, जो काम का चीज नहीं है वो भी है। ठीक है, हमको तो काम का चीज अभी करना है ना, निकालना है बाहर। तो अभी स्टेप अपना आगे बढ़ेगा, और हम इसके बाद जाएंगे आइसोलेशन के बाद कटिंग ऑफ डीएनए में। तो देखिए अपना जो नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डीएनए, इसमें क्या है,
डीएनए को हम क्या करेंगे, आरई से काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इससे क्या होगा, डीएनए अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एगारोस जेल का यूज करते हैं। और उस जेल में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, देखो ऐसा आपको सामने जो दिख रहा है, ये ड्रॉ दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही डायग्राम है। ये यहाँ पर क्या देखो, एगारोस जेल है यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये होता है एक कैथोड का क्या, वेल, कैथोड का वेल। अच्छा, ये इस प्रिंसिपल पे काम, इसका देखो प्रिंसिपल है, इतना ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी में हम जो भी मशीन यूज कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक ना एक प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज के उसका भी एक अपना प्रिंसिपल था, इसका यूज कर रहे हैं, यहाँ भी एक प्रिंसिपल है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल किसका है। जब आप एमबीबीएस लेवल पे जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में, तो आपको एक एक प्रिंसिपल वहां पर आना चाहिए, प्रिंसिपल से ही आपके वाइवा आते हैं। तो इसलिए अभी से उस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं, ये आपका कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो डीएनए फ्रेगमेंट, आरई से काटा तो डीएनए फ्रेगमेंट बना, अब उसका सेपरेशन किया किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब ये क्या होता है, देखो क्या होता है कि डीएनए में ना, मैंने आपको जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था तो बताया था कि उसमें OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप की वजह से डीएनए पे माना जाता है कि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ये दिमाग में रखो अच्छे से। अब देखो जो कैथोड है, देखो कैथोड के पास भी ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, हम जब डीएनए सैंपल को उसमें डालेंगे ना, तो क्या होगा कि कैथोड नेगेटिव, डीएनए भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ से निकलने के बाद जो अपना डीएनए है वो तुरंत एनोड की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, दिख रहा है पॉजिटिव, तो डीएनए इधर से इधर भागेगा। अब सोचो, जो छोटा टुकड़ा रहेगा डीएनए का, ये काफी लंबे दूरी तक जाएगा, और जो बड़ा टुकड़ा रहेगा वो हैवी है करके पास में रुक जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना नीट के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि हैवीएस्ट पार्टिकल, हैवी फ्रेगमेंट कहाँ तक जाता है, और जो मतलब जो छोटा पार्टिकल है, छोटा जो फ्रेगमेंट है वो कहाँ तक जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो, ये ऊपर में देखो, ये है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, नीचे में स्मॉल है, और उसके बीच में जो है ना ये पूरे डीएनए के बैंड्स बने रहेंगे ऐसा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए का। ठीक है, अब एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे इसको। अब देखो यहां से ना जो डीएनए हमने जो बनाया है, इस डीएनए को ना क्या करते हैं अपन, निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समझो इस चीज को। इसको हम निकालते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की स्ट्रिप होती है उसकी हेल्प से निकालते हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी आपसे। ठीक है, फिलहाल इधर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो क्या एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब उसको क्या करेंगे, उसका कॉपी नंबर तैयार करेंगे। हमारे काम का जो डीएनए, देखो हमारे काम का जो डीएनए मान लो, जैसे मान लो इसमें से जो भी डीएनए हमारे काम का रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी होती है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग इसको निकाल लेंगे, ऐसा चिपकाएंगे और बाहर आ जाएगा। तो जो अपने काम का डीएनए वो तो आ गया, अब उस काम के डीएनए हमारे पास केवल एक ही है। अब हमको क्या करना है, उसके बहुत सारे कॉपी नंबर तैयार करने हैं, तो हम यूज करेंगे पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट हेल्प इंक्रीज नंबर ऑफ डीएनए के नंबर को बढ़ाने में हेल्प करेगा ये। और इसी पीसीआर का यूज हम करते हैं अभी कोविड-19 के केस में, आपने सुना होगा आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, वहां भी हम लोग यही मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो स्टेप ऑफ पीसीआर का क्या है, देखो पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, डीनेचुरेट कर देना होता ही है कि जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है ये हम क्या करेंगे, इसको 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पूरा क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या होगा, देखो ये देखो ऐसा, ये इस टाइप का ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का बॉन्ड टूट गया पूरा, इसको बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन। अब क्या होगा, एनिलिंग में क्या होगा, देखो एनिलिंग में ना जो डीएनए का जो प्राइमर है वो आकर के यहाँ पर आके जुड़ेगा। देखो ये प्राइमर आके जुड़ गया, ये छोटा छोटा प्राइमर जुड़ा आरएनए का ये, और यहाँ से क्या होगा, ये अपना चैन बनाना जो है वो शुरू करेगा, ऐसा आगे बढ़ेगा। और हमको पता है कि डीएनए जब बनता है, हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन में भी कि डीएनए का जो नया चैन बनता है वो 5' से 3' की ओर बनता है। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है 5 to 3'। सीबीएसई में भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि नया डीएनए कैसे बनता है, तो 5 to 3' याद रखना इसको। अब देखो ये बताओ, जब डीएनए नया बनता है तो उसमें एक एंजाइम यूज होता है, कौन सा वाला, डीएनए पॉलीमरेज। अब उस एंजाइम का रोल क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हाई टेम्परेचर है, तो हम एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर लेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज चाहे कोई भी एंजाइम है तो नेचर में प्रोटीन, और इतने हाई टेम्परेचर पे भाई 54 डिग्री सेल्सियस भी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर पे वो डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। और जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो डीएनए बनेगा कैसे, एक्सटेंशन होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप के लिए एक स्पेशल टाइप के डीएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से, जिसको हम कहते हैं टेक पॉलीमरेज। तो टेक पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इट इज ऑब्टेन बाय थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, और ये टेम्परेचर रेजिस्ट होता है, याद रखना। तो हाई टेम्परेचर भी ये मरता नहीं है, कौन, टेक पॉलीमरेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर याद रखना कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, टेक पॉलीमरेज।
अब ये बन गया। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर होगा देखो अपना ये स्टेप क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक्सटेंशन मतलब अब उसका नंबर बढ़ेगा ना, देखो एक्सटेंड किया आगे और इधर, तो ये देखो 2 बन गया, आगे करेंगे 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा। तो ऐसा कंटिन्यू इसका जो कॉपी नंबर है वो तैयार होता जाएगा। तो हमारे पास देखो बहुत सारी कॉपी नंबर डिजायर्ड डीएनए के, इसमें देखो डिजायर्ड डीएनए के अपने को क्या मिलेंगे, मिल जाएंगे। अब क्या देखो, अब तो मिल गया डिजायर्ड डीएनए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये सब जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये सब पूरा जो यहाँ का जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ हो रहा है, देखो डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड प्राइमर, टेक पॉलीमरेज, यहाँ से लेते हैं। मतलब ये देखो एक ना एपेंडॉप होता है, ये एपेंडॉप बोलते हैं इसको। जब आप बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस में जब आप सेकेंड ईयर में करोगे तो वहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री एक वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, बुक मिलेगा, और आपका सिलेबस में भी बायोकेमिस्ट्री रहेगा। तो बायोकेमिस्ट्री में ना हम इसको पढ़ते हैं। एपेंडॉप का यूज बहुत ज़्यादा है, हम जितने टेस्ट लगाते हैं सब एपेंडॉप में लगाते हैं, एपेंडॉप की हेल्प से लगाते हैं। सिंपल हमारा पूरा एपेंडॉप में ही आता है, ऐसा छोटा सा रहता है, लगभग इतना बड़ा रहता है। जो कैप दिख रहा है आपका, कैप इतना बड़ा रहता है एपेंडॉप, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो वहाँ यूज करेंगे, उसका भी वही करते हैं यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इधर। अब फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, ये तो मिल गया, अपना काम का डीएनए मिल गया। अब वेक्टर को क्या करेंगे, देखो ये वेक्टर हमारा वेक्टर PBR 322 मान के चलते हो कि ये किसका है, ई कोलाई से मिला है हमको ये PBR 322। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ना इस हिस्से को कट करेंगे आरी से, इसके किसी हिस्से को कट करेंगे आरी से। एक चीज ध्यान रखना कि दोनों का जो आरी जिस आरी से आप कट कर रहे हो ना, वो दोनों आरी सेम होना चाहिए, ताकि सेम सेम स्टिकी इंड मिले। स्टिकी इंड मतलब समझो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मिल रहा है आपको AGC, तो इधर का जो आरी रहेगा ना, इधर से आपको मिलना चाहिए ए का क्या मिलना चाहिए, TCG। अब देखो ए वाला आके जुड़ेगा टी में, सी वाला जुड़ेगा जी में, और जी वाला जुड़ेगा सी में, तब तो मर्ज हो पाएगा ना वो। तो इसलिए याद रखना दोनों को जो हम जिस आरी से काटते हैं हमेशा सेम आरी होना चाहिए। तो अगर ये सेम उसी में आके जुड़ गया तो बोलते हैं सेल्फ लाइजिंग या लाइगेशन, और ये जब इसमें आके दोनों अलग अलग जुड़ेगा तो बनेगा अपना आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। खैर हमको इससे काम है ना। और याद रखना इसको जोड़ने में हेल्प करता है हमारा लाइगेज एंजाइम। मैंने टूल्स में बताया था कि लाइगेज एंजाइम का यूज क्या है, तो जोड़ने का काम, अटैच करेगा, तो ये इसको अटैच कर देगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करूंगा क्या, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट। अब हम इसको अपना आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रहेगा, ठीक। तो ये वेक्टर हमने क्या लिया, PBR 322 लिया, तो हम यहाँ पर अपना जो होस्ट लेंगे हम बैक्टीरिया लेंगे, ठीक। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट देख लेंगे, और फिर ये उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम आएंगे। तो फटाफट इतने को नोट करिए, फटाफट पढ़िए, फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे अपना 5th नंबर का पॉइंट। 5th नंबर क्या है, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट। इसके पहले हमने डीएनए को क्या बोलते हैं PCR के माध्यम से क्या किया था, उसके कई कॉपी नंबर तैयार कर लिए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया था। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। होस्ट अलग अलग रहेगा जिस हिसाब से अपना वेक्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। खैर उससे पहले एक टर्म थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि आता है कई बार एग्जाम में। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि वेल जो रहेगा आपका, ये जो माइनस वाला है और ये प्लस वाला, तो जो वेल रहता है, वेल में हम क्या करते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट डालते हैं, है ना। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डीएनए रहते हैं हमारे पास। तो भाई हमने जब आरी से उसको कट किया है तो बहुत सारे डीएनए हैं, छोटे बड़े सब हैं। तो हमको क्या करना है कि उसमें से ना अपना जो डिजायर्ड जो पैसेंजर डीएनए वो निकालना है। देखो पैसेंजर डीएनए और सोर्स डीएनए दोनों में अंतर है। सोर्स डीएनए मतलब पूरा का पूरा डीएनए, और पैसेंजर डीएनए मतलब उस पूरे डीएनए का कुछ हिस्सा जिसमें हमारे काम का जीन है, वो होता है अपना क्या, डिजायर्ड, ये पैसेंजर डीएनए, याद रखना इतना, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको पैसेंजर डीएनए उसमें से अलग करना है। अब पैसेंजर डीएनए अलग कैसे करेंगे, देखो यहाँ डाल देंगे पूरे डीएनए को, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन डीएनए को इस वेल में डालने से पहले याद रखना हम उसको इथिडियम ब्रोमाइड के साथ क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, है ना। इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे। और दूसरा चीज क्या होता है, इसमें हम लोग एगारोस मतलब जो अगार अगार से बनता है सीवीड से, वो भी लेते हैं, इसमें डालते हैं। तो उसके बाद इसमें अल्ट्रावायलेट क्या होता है कि जब हम इसी डीएनए में ना, इसी फ्रेगमेंट में जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट पास करते हैं तो जो डीएनए होता है, डीएनए का फ्रेगमेंट, वो ना ऑरेंज कलर का क्या होता है, वो ब्राइट करता है, चमकता है ऑरेंज कलर से, ठीक है। अब अपने को क्या होगा, डीएनए का ऐसा पट्टी मिल जाएगा, लाइन से मिलेगा, पट्टी लाइन से, भाई ऐसे पट्टी मिलेगी ना डीएनए की लाइन से, ऊपर बड़ा नीचे छोटा डीएनए। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हमको बाहर निकालना है पट्टी को,
इस डीएनए को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का एक स्ट्रिप लेंगे, उसमें स्टिकी स्टिकी यानी कि चिपचिपा पदार्थ रहता है, सब्सटेंस रहता है, उसको ऐसा चिपकाएंगे इसमें, जब चिपकाएंगे इसमें ऐसा करके तो जो डीएनए का पट्टी है, डीएनए का पट्टी ऐसे इसमें ऐसा बन जाएगा, निकल जाएगा डीएनए अपना। अब इस जो अपना पैसेंजर, इसको बोलेंगे पैसेंजर डीएनए, यही डीएनए पैसेंजर डीएनए, जो काम का हमने इसमें से लिया है ना वो अपना पैसेंजर डीएनए रहेगा। और अब इस पैसेंजर डीएनए से हम आगे का काम अपना करेंगे, क्या करेंगे, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे उससे हम लोग, ठीक है। खैर इतना क्लियर है, आप याद रखना ना, इथिलियम ब्रोमाइड कहाँ यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज कहाँ यूज करते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज जाने पर कौन सा कलर शो करता है, ये एमसीक्यू में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट। तो ट्रांसफर करेंगे उससे पहले यहाँ पर देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक टॉपिक होता है, इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लो ये अपना वेक्टर है या ये अपना आर प्लाज्मिड है, तो आर प्लाज्मिड क्या होता है कि आर प्लाज्मिड का जब हम इस हिस्से को काटते हैं और अपना काम का डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए यहाँ पर हम जब लगाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, तो यहाँ पर का जो इतना हिस्सा होता है ना आर प्लाज्मिड, हटता है वो चीज, तो यहाँ का ये जो आर प्लाज्मिड होता है वो इनएक्टिवेट रहता है डीएनए का, मतलब आर प्लाज्मिड का ये जो हिस्सा होता है ना वो इनएक्टिवेट होता है। आपको मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो इस हिस्से को हटाओगे भाई, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर क्या था एम्पिसिलिन था, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन था, तो टेट्रासाइक्लिन वाला जगह हट गया, हटा ना, एम्पिसिलिन भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम टेट्रासाइक्लिन नहीं हटाएंगे, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन कोई भी हटा सकते हैं। तो ये हिस्सा जब हट जाएगा तो ये थोड़ा सा इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा इसको, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बट आता है कई बार आ जाता है। चलिए ये मेन मुद्दे की बात ये है अपने कि ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। अब देखो इसके दो मेथड है, बाई वेक्टर, वेक्टरलेस, यानी ट्रांसफर जो हमको करना है होस्ट सेल में किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसके दो तरीके हैं। होस्ट सेल में आरडीएनए हमने बना लिया है, कैसे बना था आपको पता है, बनाया था है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, होस्ट में। तो दो तरीका है, पहला है वेक्टर के माध्यम से। तो देखो वेक्टर के माध्यम से क्या है, वेक्टर हमारा अलग अलग रहेगा ना, कैसे, तो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल होस्ट है मेरा, प्लांट सेल होस्ट है कि एनिमल सेल होस्ट है, पहले वो समझते हैं। तो ट्रांसफर इन बैक्टीरिया सेल, अगर बैक्टीरिया सेल में मैं ट्रांसफर करूंगा, यानी होस्ट कौन हुआ मेरा, बैक्टीरिया हुआ, तो ट्रांसफर करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो बैक्टीरिया सेल है, इसको लाइसोजाइम प्लस बाइवेलेंट आयन, बाइवेलेंट आयन मतलब जैसे कि बाइवेलेंट मतलब एक ऐसा आयन जिसकी वैलेंसी 2 हो, तो देखो कटायन कैल्शियम 2+, इसकी वैलेंसी 2 होती है तभी तो 2+ है ना। तो इसको क्या किया हमने, इसे ट्रीट किया किसको, बैक्टीरियल सेल को, जिससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया का जो सेल था ना, ऐसा सेल में ऐसा पोर बन गया, पोर मतलब समझ रहे हो, पोर मतलब छेद, ऐसा ये, अब क्या होगा, पोर बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसको ना हम क्या करेंगे, अब इसको हम हीट शॉक देंगे। हीट शॉक मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो, देखो जाहिर सी बात है कि जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हमको कहाँ डालना है, होस्ट के अंदर, तो होस्ट जो होगा हमारा वो उस डीएनए को लेगा क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है भाई, ऐसा क्या होगा कि उसको क्या जरूरत पड़ गई कि लेगा वो, तो हम क्या करेंगे, हम उस होस्ट पे करेंगे अत्याचार। अत्याचार का मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर हीट करेंगे, ऐसा इसको बोलते हैं हीट शॉक देना। तो शॉक देंगे उसको, देखो बैक्टीरिया को पहले हमने आइस में रखा, आइस में रखने के बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस में रखा, देखो पहले एकदम ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा किया, ऐसे में क्या होगा कि वो क्या करेगा, उस जो आरडीएनए है उसको अपने अंदर ले लेगा, कौन, बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का क्या कहानी, देखो प्लांट सेल, प्लांट सेल में कैसे होगा, तो वेक्टर कौन है अपना, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। तो याद रखना प्लांट सेल जब भी रहेगा अपना होस्ट, तो वेक्टर कौन रहेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का टीआई प्लाज्मिड, जो कि ट्यूमर क्रिएट करता है, याद रखना टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ट्यूमर क्रिएट करता है ना। इसके बाद देखो जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। अब अगर हमको एनिमल सेल में करना है वो चीज को, एनिमल सेल मतलब होस्ट कौन रहेगा अपना, एनिमल सेल रहेगा, तब क्या करोगे, सिंपल है, देखो देखो इसे मान लो ये अपना क्या है, फीमेल गैमीट मेल गैमीट है ना। हमने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, मतलब बॉडी के बाहर क्या किया, इनको फर्टिलाइज किया, आपस में क्या बना, जायगोट बना। अब इस जायगोट में क्या करेंगे, हम आरडीएनए को डाल देंगे, इस जायगोट में हम क्या करेंगे, आरडीएनए को डाल देंगे और क्या बन जाएगा अपना, रिकॉम्बिनेंट जायगोट बन जाएगा। पहले तो नॉर्मल जायगोट था, अब जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट जायगोट बन गया। अब इससे एम्ब्रियो बनेगा और इम्प्लांट इन सैगोरेट मदर, ठीक है, सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर समझते हो, मतलब कि जो भी फीमेल उस एम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करना चाहेगी उसको हम बोलेंगे सैरोगेट मदर, याद रखना। सैरोगेट मदर का मतलब याद रखना क्या होता है, जैसे मान लो जायगोट किसी और मेल फीमेल का है ना, जायगोट जो है वो किसी और मेल फीमेल का है, लेकिन उसको सैरोगेट कर रहा है कोई और,
ठीक है, तो वो होगा क्या, सरोगेट मतलब वही है कि उसका इम्प्लांटेशन, मतलब जो फीमेल रहेगी ना उसका ओवरी का ओवम नहीं है वो, याद रखना। यहाँ पर जो गैमिट है ना, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट जिसका है वो फीमेल इस जायगोट को अपने अंदर इम्प्लांट नहीं कर रही है, दूसरी कर रही है, तो इसलिए बोलो उसको क्या, सरोगेट मदर। ठीक है, अब देखो रिकॉम्बिनेंट मदर उससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर। अब बात करते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का, ये तो था वेक्टर वाला, अब वेक्टरलेस। तो वेक्टरलेस में क्या होता है, पहला है अपना केमिकल मेथड, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो केमिकल मेथड में हम लेंगे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, याद रखना पीजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पीजी। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन फॉर बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल के लिए रहेगा, क्या होगा देखो, होस्ट सेल है, बैक्टीरिया होस्ट है, लाइसोसोम डाला, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, शॉक देते ही क्या होगा, यहाँ पर पोर बन जाएगा और आसानी से जो अपना वेक्टर और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसके अंदर आसानी से चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अपना माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर एनिमल सेल के लिए होता है ये देखो माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया हमने, डिजायर्ड जीन किसमें लिखा डाला और माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डाल दिया। ये कौन सा सेल है ये बताओ, ये एनिमल सेल है, याद रखना एनिमल सेल। और लास्ट में क्या देखो, बायोलिस्टिक गन मेथड है, ये भी प्लांट सेल के लिए होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गोल्ड या अल्ट्रावायलेट, गोल्ड या टंगस्टन है ना, टंगस्टन से कोटेड रहेगा अपना डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, और उसको यहाँ रखेंगे और सीधा सीधा जीन गन के मेथड से हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, प्लांट सेल में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पर समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्या, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ऑब्टेनिंग डिजायरेबल प्रोडक्ट। फटाफट पहले इसको लिखिए, फिर मैं जल्दी से आता हूँ इस टॉपिक में। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे अपना 6 नंबर का पॉइंट, कंटिन्यू देखिए। 6 नंबर का पॉइंट समझाने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं कुछ और डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, पहले वो समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी मतलब हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया कोई भी रहे, उसके पास एक तो उसका होता है जिनोफोर, है ना, समझते हैं थोड़ा सा, ये उसका क्या होता है, जिनोफोर। इसके अलावा इसके पास एक और होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब जो प्लाज्मिड है ये अलग अलग प्रकार का होता है, टीआई प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर प्रमोट करने वाला प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टिविटी वाला प्लाज्मिड। अब रेजिस्टिविटी वाला प्लाज्मिड मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी किसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी, मान के चलो मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, अब बैक्टीरिया चला गया, अब मान के चलते हैं वो बैक्टीरिया गया है कौन, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा गया है, साल्मोनेला टाइफी, मतलब मुझे टाइफाइड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक दवाई लूंगा, मान लो कोई भी दवाई लिया, एक एग्जांपल की बात है, मैंने लिया पेनिसिलिन ले लिया, है ना। अब जरूरी है क्या कि वो बैक्टीरिया मर जाएगा, जरूरी तो नहीं है ऐसा, क्यों ऐसा, तो फिर वो दवाई जो मैंने लिया है, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन मैंने लिया है, वो उससे ये मरा क्यों नहीं, यानी इसके बॉडी के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस पहले से मौजूद है जो उस पेनिसिलिन से इस बैक्टीरिया की रक्षा कर रहा है, ठीक है, उस पेनिसिलिन से इस बैक्टीरिया की रक्षा कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा मेडिसिन चेंज करूंगा, उसको अब मैं खाऊंगा, हो सकता है इससे भी ना मरे, तीसरा चेंज करूंगा शायद उससे मर जाए। मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट जीन होता है, रेजिस्टिविटी जीन होता है, जिससे क्या करता है कि वो बैक्टीरिया जो है खुद को सुरक्षित रखता है बाकी एंटीबायोटिक से। जैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, हमारे जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो किसी सुरक्षित करते हैं हमको, किसी बैक्टीरिया, किसी अदर पैथोजन से। वैसे ही ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए भी तो कुछ एंटीजन होता है, एंटीजन कौन होगा इसके लिए, एंटीबायोटिक होगा, जो हमारे लिए एंटीबायोटिक है ना वो इसके लिए एंटीजन है मान के चलो, और वो इसको सुरक्षा देता है, कौन, इसका आर प्लाज्मिड। क्लियर एकदम। तो आर प्लाज्मिड के पास क्या होता है, आर प्लाज्मिड के बाद पास एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी वाला जीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का अभी का जो टॉपिक है अपना, ये जो लास्ट अपना 6 नंबर का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। अब समझते हैं, देखो देखिए हुआ ये है, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के क्या है, ये आर प्लाज्मिड है, ये दोनों ही PBr322 ही है आर प्लाज्मिड, ठीक है। अब देखो वेक्टर के फॉर्म में हम इनका यूज करेंगे, ठीक, कब, जब हमारा बैक्टीरिया रहेगा क्या, होस्ट, उस समय। तो हमने क्या किया, देखो इस ये जो आर प्लाज्मिड है, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी वाला जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी वाला जीन भी है ना। मतलब किसी भी इकोलाई जिसके पास PBr322 है, उसके पास अगर उसको मैं एम्पिसिलिन से ट्रीट करूंगा तो भी वो इकोलाई नहीं मरेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन से बचाने वाला जीन उसके पास है, टेट्रासाइक्लिन से भी वो नहीं मरेगा क्योंकि उसके लिए भी जीन है। मैंने क्या किया, RECs को कट किया,
और यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने इस हिस्से पे अपना डिजायर्ड जीन जो है वो लगा दिया। अब क्या होगा, दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर वापस से टेट्रासाइक्लिन आके जुड़ेगा, कट करने के बाद वापस से टेट्रासाइक्लिन फिर से जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड, मतलब खुद का कटा हुआ हिस्सा खुद में जुड़ गया, तो सेल्फ लाइगेटेड। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बताओ नॉन रिकॉम्बिनेंट तो बोलेंगे कुछ नया कहाँ जुड़ा इसमें, लेकिन ये जो है इसमें क्या हुआ, ये वाला हिस्सा आके जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर से ना जो अपना टेट्रासाइक्लिन वाला हिस्सा था वो यहाँ से देखो गायब हो चुका है, क्योंकि उसी जगह में कौन आ गया है, डिजायर्ड डीएनए, ये डिजायर्ड जीन आ गया है तो वो गायब हो गया, पर यहाँ नहीं गायब हुआ। अब क्या होगा, देखो अब हम क्या करेंगे, अब होस्ट सेल में इनको जो है वो हम डालेंगे। तो ये अपना क्या है, देखो ये अपना है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कि जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी वाला जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी वाला जीन भी है ना। यहाँ पर हो गया है, ये क्या है अपना, ये है ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, जिसमें केवल एम्पिसिलिन वाला है, टेट्रासाइक्लिन वाला नहीं है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आर प्लाज्मिड या एक ऐसा क्या बोलते हैं इकोलाई मान के चलो, जिसके पास, या एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास किसी भी के लिए आर प्लाज्मिड नहीं है, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए आर प्लाज्मिड नहीं है, इन दोनों के लिए नहीं है, मतलब उसके पास ना तो एम्पिसिलिन वाला है ना तो टेट्रासाइक्लिन वाला है, मतलब इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी वाला तो है ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन वाला भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एक एक करके ना इनको सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में मैंने डाल दिया, तीनों मान के चलो इकोलाई है, तीनों क्या है इकोलाई, ये भी इकोलाई, ये भी इकोलाई, ये भी इकोलाई। ठीक है, इसके पास दोनों नहीं है, इसके पास दोनों है, इसके पास केवल एम्पिसिलिन है। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, जब मैं इसको डालूंगा तो इसके पास तो दोनों ही नहीं था, तो एम्पिसिलिन के मीडियम में जाते ही क्या जाएगा, तुरंत मर जाएगा, ये डाई हो जाएगा तुरंत, ये तो क्लियर। अब इसको अलग कर दिया मैंने। देखो मैंने इस माध्यम से ये जो मैंने लिखा है, इसकी मीडियम में क्या आपको समझाना चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हम कैसे जानेंगे कि इसका रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, इसका रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या, देखो जब वेक्टर जुड़ता है ना, जब सुनो समझो इधर कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, जब वेक्टर यहाँ पर आके जुड़ेगा ना, जैसे देखो ये दोनों जुड़ गए वेक्टर, तो बहुत सारे जुड़ते हैं और बहुत सारे नए भी जुड़ते हैं, तो मिक्स रहता है पूरा, कुछ कुछ रिकॉम्बिनेंट कुछ कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट। हमको रिकॉम्बिनेंट बस से मतलब है, तो हम उससे रिकॉम्बिनेंट कैसे निकालेंगे, तो उसी का मेथड है एक्चुअली में पहचानने के लिए। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले तो एम्पिसिलिन से हमने क्या किया, ट्रीट कर दिया, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले थे वो तो पहले ही मर गए पूरे। अब बचे दो लोग जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट भी है और ये भी है, दोनों सर्वाइव करेगा एम्पिसिलिन में। क्यों, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी वाला जीन था ना दोनों के पास, तो ये दोनों ही है। अभी भी हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट भी नहीं किए हम लोग, अब उसको करेंगे। देखो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव करेगा, ये भी करेगा। अब इनको डालेंगे टेट्रासाइक्लिन में। अब खुद से सोचो टेट्रासाइक्लिन में कौन सा वाला लाइव करेगा, कौन सा सर्वाइव करेगा, सिंपल सी बात है ये करेगा सर्वाइव, क्योंकि इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी वाला जीन अभी भी है, तो उसकी सुरक्षा वो करेगा टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से, तो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। कौन सा वाला, ट्रांसफॉर्मेंट, कहाँ है देखो भैया, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव करेगा, देखो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला डाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एम्पिसिलिन के टाइम में डाई नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए रेसिस्टिविटी जीन इसमें था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट में आएंगे अपने 7 नंबर पे, जिसमें हमको प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करना है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर वो पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चों अब ये है अपना लास्ट टॉपिक इस पूरे टॉपिक का, बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है ऑब्टेनिंग डिजायरेबल प्रोडक्ट। हमने जो इतना ताम झाम किया है, इतना उठापटक किया है, किस लिए, इसी के लिए ना कि प्रोडक्ट अपने को मिल सके। तो बस इसका तरीका दो होता है, एक होता है हमारा ऑन लेवल ऑफ लैब, लैब लेवल में करते हैं एक तो हम काम, छोटे से लैब लेवल में करते हैं काम, ठीक है, और एक करते हैं लेबोरेटरी लेवल में, मतलब इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में हमको प्रोडक्ट मिलता है और हमको लेस अमाउंट में चाहिए भी प्रोडक्ट, क्योंकि शुरू में टेस्ट करने के लिए तो लेस ही चाहिए ना भाई। आपको मान लो ह्यूमन इंसुलिन भी जब बना होगा तो शुरू में एकदम ज़्यादा थोड़ी चाहिए, अपने को पहले टेस्ट करना है, तो थोड़ा मात्रा में चाहिए, अगर अच्छा हुआ सब चीज़ तो फिर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फिर इसको यहाँ भेजते हैं कहाँ, ऑन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल। तो कई बार इंडस्ट्रियल लेवल में होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई अमाउंट में यूज बायोरिएक्टर टैंक। इसमें क्या होता है, टैंक का यूज करते हैं, इसमें 1000 से 100 से 1000 है ना लीटर का पूरा कल्चर किया जाता है, तब जाके वहां पर से हमको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, एक टर्म यहाँ पर है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, याद रखना क्या क्या रहेगा, सिंपल बायोरिएक्टर और एक होता है स्प्रेड स्टिड टैंक बायोरिएक्टर, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये इसमें क्या होता है, इट इज डिफरेंट। देखो क्या होता है, पहली बात तो जैसे मान लो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने से लेकर के उसको सेलिंग करने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है
उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब प्रोडक्ट बनाना है पहले, तो प्रोडक्ट बना करके फिर उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जिसकी स्टेप्स क्या देखो, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होगा पहला, तो उसके बाद टेस्टिंग होगा उस प्रोडक्ट का अपना, फिर क्वालिटी देखा जाएगा कि इसमें क्वालिटी है कि नहीं है। भाई इंसुलिन बन तो गया लेकिन उसकी क्वालिटी है कि नहीं है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बन तो गए पर उनकी क्वालिटी है कि नहीं, तो क्वालिटी देखना भी जरूरी है। उसके बाद मेडिकल चेकअप करेंगे उसका, अगर मेडिकल चीजें हैं तो लाइक इंसुलिन है तो मेडिकल चेकअप उसका होगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये चीज। अब ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है ना, ये अलग अलग होता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। आपका अगर मेडिकल का प्रोडक्ट रहेगा तो वो अलग रहेगा, बाकी अलग अलग के लिए। जैसे देखो बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग ये ब्रांच होता है। जैसे मान लो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, ये आपके 1 मार्क्स में आता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलेंगे, एग्रीकल्चर के लिए। जब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी यूज होगा ना तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी कब होगा, जब मेडिकल साइंस के लिए रहेगा तो रेड, ठीक है। व्हाइट कब होगा, इंडस्ट्रियल के लिए होगा व्हाइट। और ब्लू किसके लिए होगा, मरीन साइंस, मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना जमीन के पानी के अंदर, उनके लिए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए अच्छे से, तभी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 2 पार्ट बनाना बहुत जरूरी था, तभी ये हो पाया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूं, तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। कि आप लोगों का सपोर्ट गाइस बहुत जरूरी है। बिना सपोर्ट के मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बनाने के लिए, मैं और अच्छा आगे नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आज और अच्छा इस फील्ड में काम कर सकूं। तो चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।